हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 67। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका 4th पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया है और जिन छात्राध्यापिकाओं का इतिहास शिक्षण है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और साथ ही जो आप पढ़ने जा रहे हैं इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और टेलीग्राम चैनल पर भी बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप जहाँ भी सूटेबल समझे वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है शिक्षक का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए शिक्षक के कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक का क्या स्थान है, आदर्श शिक्षक बनने के लिए उनमें कौन से गुण होने चाहिए। ये आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें शिक्षक की विशेषता और उसके गुणों के विषय में जानना है। तो चलिए देखते हैं शिक्षक के विषय में। बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षक का बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें एक शिक्षक की बालक में सर्वांगीण विकास करता है या उसके अंदर सारे गुणों का विकास करता है, क्योंकि बालक को उसके सारे अच्छे कार्यों और बुरे कार्यों के बारे में या फिर कहें हम जो भी उसकी कमियां हैं, जो भी उसके अंदर त्रुटियां हैं, उसको दूर करने का प्रयत्न शिक्षक के माध्यम से ही किया जाता है। शिक्षक ही वास्तव में बालक का समुचित शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा सामूहिक विकास कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें एक शिक्षक के माध्यम से ही बालक के अंदर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, साथ ही सामाजिक और सामूहिक विकास भी होते हैं। विद्यालय प्रांगण में भी शिक्षक की अति महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। तो शिक्षक को अति महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय प्रांगण के अंदर भी निभानी पड़ती है। केवल कक्षा में ही शिक्षक अच्छी अपने शिक्षण के माध्यम से छात्रों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि विद्यालय में भी उसकी जो अपनी भूमिकाएं हैं उसके माध्यम से वो छात्रों को प्रभावित करता है। संपूर्ण विद्यालय संबंधी योजनाओं को वही व्यवहारिक रूप देता है। तो जो भी विद्यालय की योजनाएं होती हैं उसको व्यवहारिक रूप में धारण करने का जो कार्य होता है, व्यवहारिक रूप में करने का जो कार्य होता है वो शिक्षक के माध्यम से होता है। अच्छी से अच्छी शिक्षण पद्धति प्रभावहीन हो जाती है यदि शिक्षक उसे सही ढंग से प्रयोग ना करे। तो अगर हम बात करें किसी भी शिक्षण पद्धति को किस तरह से प्रयोग करना है, अगर एक शिक्षक अच्छे ढंग से प्रयोग नहीं करता है तो वो एक तरह से प्रभावहीन हो जाती है। विद्यालय जीवन में यदि प्रधानाध्यापक मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है तो शिक्षक आत्मा का स्वरूप होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए विद्यालय में एक जो प्रधानाध्यापक होता है वो मस्तिष्क के रूप में और एक जो शिक्षक होता है वो आत्मा का स्वरूप माना गया है। आत्मा के बिना शरीर अर्थात विद्यालय निर्जीव हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर विद्यालय को एक शरीर के रूप में और शिक्षक को एक आत्मा के रूप में कहा गया। अगर आत्मा नहीं है तो जो शरीर है वो बिल्कुल निर्जीव है, वो किसी काम का नहीं है। तो शिक्षक ही विद्यालय जीवन को गति प्रदान करता है और एक शिक्षक के माध्यम से जो शरीर है इसका जो अपना जीवन है उसमें गति होती है, उसके अंदर कार्य करने, सारे सब कुछ करने की क्षमता विकसित होती है। तो यहाँ पर हम बात करें विद्यालय को जो कि एक शरीर के रूप में माना गया है, उसके अंदर आत्मा यानी कि शिक्षक के माध्यम से ही विकास संभव है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि विद्यालय जीवन में शिक्षक को अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शिक्षक को विद्यालय जीवन में ही नहीं वरन संपूर्ण समाज में ही अति महत्वपूर्ण तथा सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों, यही नहीं कि केवल विद्यालय में शिक्षक को अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, बल्कि समाज में भी शिक्षक को अति महत्वपूर्ण और सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। शिक्षक के महत्व के संबंध में कुछ विद्वानों के विचार उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वास्तव में शिक्षक हमारे भाग्य निर्माता हैं। समाज अपने ही विनाश पर उनकी
उपेक्षा कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कितनी अच्छी बात कही कि जो शिक्षक होते हैं वो हमारे भाग्य निर्माता होते हैं। समाज अपने विनाश पर ही एक शिक्षक की उपेक्षा कर सकता है। अगर समाज का विनाश होना है तभी वो शिक्षक की उपेक्षा करता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है। प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार हम देखें तो शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्णायक होते हैं, वे ही पुनर्निर्माण की कुंजी हैं। तो दोस्तों किसी भी राष्ट्र का जो निर्माता होता है या जो निर्णायक होता है, भाग्य निर्णायक, वो शिक्षक होता है और वे ही पुनर्निर्माण की कुंजी हैं। वो फिर से राष्ट्र का निर्माण करने के लिए उनके अंदर वो चाबी है जिससे वो राष्ट्र का निर्माण फिर से कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार द टीचर्स प्लेस इन सोसाइटी इज ऑफ विटल इम्पोर्टेंस। ही एक्ट्स एज द पायोट ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस एंड टेक्निकल स्किल्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड हेल्प टू कीप द लैम्प ऑफ सिविलाइजेशन बर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक शिक्षक के लिए एक समाज में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और एक तरह से अगर हम बात करें किसी भी ट्रेडिशन के लिए, परंपरा के लिए, या फिर हम कहें टेक्निकल कुशलता के लिए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए एक शिक्षक लैंप ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का जो प्रतीक कह सकते हैं, एक सभ्यता का जो दीपक है वो होता है शिक्षक, जो कि किसी भी तकनीकी को या किसी भी परंपरा को, एक समाज के जो भी रीति रिवाज हैं, ऐसा नहीं है कि शिक्षक केवल शिक्षा देता है तो वो सामाजिक रीति रिवाज या परंपराओं, धर्म, त्योहार या हमारी जो संस्कृति है उसको नहीं मानता। वो इन सारी चीज़ों को शिक्षक अपने लेख के माध्यम से, अपने छात्रों को विचारों के माध्यम से ये सारी बातें बताता है, जिससे कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। कहा भी जाता है कि एक आदमी हत्या करके एक ही जीवन का अंत करता है, किंतु शिक्षक गलत शिक्षा देकर संपूर्ण परिवार की हत्या करता है तथा संपूर्ण राष्ट्र का अहित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, एक हत्यारा, अगर एक जो हत्या करने वाला है, अगर वो हत्या करता है तो केवल एक ही जीवन का अंत करता है, लेकिन अगर एक शिक्षक गलत शिक्षा दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक संपूर्ण पूरे परिवार की हत्या कर रहा है, संपूर्ण राष्ट्र का अहित कर रहा है। तो दोस्तों इसीलिए एक शिक्षक को हमेशा सही शिक्षा ज्ञान भी देना आवश्यक है, और इसके लिए एक शिक्षक को उसके अपने विषय पर पकड़ होनी चाहिए, उसे अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वो सही और सटीक जानकारी अपने छात्रों को दे। यहाँ पर देखिए हम शिक्षक के कर्तव्य क्या हैं। अध्यापक को परिस्थितियों के अनुसार अनेक कार्य करने पड़ते हैं, उनको वह लगन के साथ कर सकता है अथवा उपेक्षा की दृष्टि से, किंतु शिक्षक से यह आशा की जाती है कि वह अपनी निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें शिक्षक के कार्य की, तो अलग अलग परिस्थितियों में शिक्षक को अनेकों कार्य करने पड़ते हैं और वो उनको लगन के साथ कर भी सकता है। कभी कभी वो वहाँ पर उपेक्षा की दृष्टि से भी कार्यों को करता है। कभी कभी दोस्तों शिक्षक उसी कार्य को लगन से करता है, कभी कभी वो उसको उपेक्षा की दृष्टि से करता है, किंतु शिक्षक से ये हमेशा आशा की जाती है कि वो अपने कार्यों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करे, अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करे, क्योंकि एक शिक्षक समाज में एक दर्पण का कार्य करता है। शिक्षक दोस्तों आज भी अगर हम बात करें गाँव में जहाँ पे अशिक्षा अगर है, तो अगर अभी तो धीरे धीरे शिक्षा हो गई, लेकिन जब शिक्षा नहीं होती थी तो लोग अगर गांव में जो प्राथमिक विद्यालय होते थे, गांव में किसी के पास चिट्ठी आए या फिर कोई ज़रूरी कागज़ आता था तो लोग अपने जो भी प्राइमरी के शिक्षक होते थे उस गांव के, उनके पास वो कागज़ लेके जाते थे कि वो उन्हें एक्सप्लेन करके बताएं। तो कहीं ना कहीं वो ज़रूरत जो थी शिक्षक की, वो एक तरह से उनको सही दिशा निर्देश देने की
तो वो दिशा निर्देश देना केवल तब जब अशिक्षा थी तभी नहीं, आज भी दिशा निर्देश की आवश्यकता है, क्योंकि एक शिक्षक ही अपने छात्रों को अच्छे ढंग से बता सकता है कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्योंकि वो शिक्षक के माध्यम से ही इन सब चीज़ों को जान सकता है। यहाँ पर हम देखें नंबर 1 पर है छात्रों का शैक्षिक एवं चारित्रिक विकास करना। इसके कर्तव्यों में ये भी आता है, अगर हम बात करें शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य अपने छात्रों का शैक्षिक एवं चारित्रिक विकास करना है। शैक्षिक विकास की दृष्टि से वह स्वयं छात्रों के परिश्रम से पढ़ाएगा तथा उन्हें उच्च शैक्षिक उपलब्धि के लिए निरंतर प्रोत्साहित करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, एक शिक्षक अगर लगन से पढ़ाता है, मेहनत से पढ़ाता है, या फिर उसके जो अपना व्यक्तित्व है, उसका जो अपना चरित्र है, अगर वो उज्जवल है, तो कहीं ना कहीं उसके जो छात्र होंगे वो भी सद्मार्ग पर चलेंगे और वो भी परिश्रम करना सीखेंगे। तो एक तरह से वो अपने शिक्षक से प्रभावित होते हैं। चारित्रिक विकास की दृष्टि से शिक्षक का स्वयं का चरित्र भी उच्च होना चाहिए ताकि छात्र उसे अपना प्रेरणा स्रोत व आदर्श मानकर उसका अनुसरण कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें एक शिक्षक के चरित्र की, तो एक शिक्षक के लिए सादा जीवन, उच्च विचार होना चाहिए कह सकते हैं, और साथ ही उसके अंदर वो चारित्रिक गुणों का विकास होना चाहिए जिससे कि छात्र उनसे प्रभावित हों, और एक शिक्षक को अपने छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत होना चाहिए जिसे वो आदर्श मानकर उनका अनुसरण कर सके। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखें नंबर 2 पर है छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन। अधिकांश शिक्षक छात्रों को गृह कार्य के अंतर्गत कार्य तो देते हैं लेकिन उनका नियमित रूप से मूल्यांकन नहीं करते। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं कही जा सकती। दिए गए कार्य का अगर सही समय पर मूल्यांकन करके उसे छात्रों को लौटाया नहीं जाएगा तो इससे छात्रों में लापरवाही बढ़ेगी तथा शिक्षण के प्रति अरुचि भी उत्पन्न होगी। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि वह समस्त छात्रों की समस्त गतिविधियों का बारीकी से मूल्यांकन करे। दोस्तों ये तो बहुत अच्छी बात कही गई है, क्योंकि जो छात्र हैं उनका मूल्यांकन गृह कार्य के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। क्योंकि अगर एक शिक्षक गृह कार्य दे रहा है और नेक्स्ट डे अगर वो उसको चेक कर रहा है तो उसे ये तो पता चल ही जाता है कि कौन सा छात्र घर पे अपने कार्यों को नियमित रूप से कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन कितने अच्छे ढंग से पढ़ रहा है। और ये भी चेक करना चाहिए एक शिक्षक को कि जो भी वो अपने छात्रों को होमवर्क देता है, वो अगर वो उसकी कॉपी जांच करता है तो कॉपी जांच करने के बाद या उसी समय अगर अब छात्र कक्षा में अवेलेबल है या फिर कोई दिक्कत नहीं है तो उसी समय शिक्षक अपने छात्रों से जो भी होमवर्क दिए गए हैं उसके विषय में पूछताछ करके भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। और साथ ही उसके इस तरह के नियमित गृह कार्य देने से शिक्षक और छात्र का जो संबंध है वो भी मजबूत होगा और छात्र कक्षा में रुचि लेगा और कक्षा में एक तरह से उसके अंदर निपुणता आएगी। जो भी अधिगम शिक्षक कराएगा वो उसको अच्छे ढंग से करेगा। तो ये सारे गुण होते हैं एक शिक्षक के कि वो अपने जो भी कक्षा होमवर्क दे रहा है, कक्षा गृह कार्य दे रहा है, उसको वो अच्छे ढंग से नियमित रूप से चेक करता है कि नहीं। अगर करता नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है। एक तरह से एक अच्छे शिक्षक का ये भी गुण है कि वो अपने छात्रों को होमवर्क दे और उसको नियमित रूप से चेक भी करता रहे जिससे कि उनके जो भी कमियां हैं वो सामने आती रहेंगी और एक शिक्षक अपने छात्रों की कमियों को दूर कर पाएगा। नंबर 3 पॉइंट पर हम देखें कक्षा प्रबंध एवं समुचित शिक्षण। इसके अंतर्गत अध्यापक को छात्रों की दृष्टि से उचित कक्षा प्रबंध एवं समुचित शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। उसे देखना चाहिए कि छात्रों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था है या नहीं, कमरों में प्रकाश, हवा आदि की व्यवस्था है या नहीं। समुचित शिक्षण की दृष्टि से उसे देखना चाहिए कि छात्रों के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री, उपकरण, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय आदि की व्यवस्था ठीक है अथवा नहीं। तो एक तरह से कक्षा प्रबंध और समुचित शिक्षण की व्यवस्था भी एक शिक्षक का ही दायित्व होता है। जब भी वो कक्षा में जाए तो कक्षा नीट एंड क्लीन दिखनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि छात्र
अपनी इरेजर शॉर्पनर से कक्षा में गंदगी फैलाए रहते हैं, पेंसिल छिल के, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों का शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। या कभी कभी कागज, कॉपी फाड़ के कागज फेंकना, ये सब चीज़ें गलत हैं। तो छात्रों को अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि मन में शांति आएगी और साथ ही वो लगन से चीज़ों को सीख पाएंगे, अट्रैक्ट हो पाएंगे चीज़ों को सीखने की तरफ। तो दोस्तों, जब आप अपने घर में भी देखेंगे, अगर आपका घर साफ सुथरा है तो आपका मन पढ़ने में या किसी भी कार्य को करने में अच्छे ढंग से लगता है। तो ये सेम कंडीशन ही है, हाँ भी होती है कि जब एक कक्षा का वातावरण रुचिकर होगा, कक्षा में अगर कहीं प्लांटेशन आसपास है या फिर जो भी कमरे में जो भी कक्षा है उसमें जो खिड़की दरवाजे लगे हैं प्रॉपर हैं या उनमें प्रकाश आ रहे हैं कि नहीं, हवा आ रही है कि नहीं, इन सब चीज़ों का प्रबंध शिक्षक के माध्यम से ही होना चाहिए। क्योंकि शिक्षक कक्षा में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है अपने बच्चों के साथ, तो उस कक्षा में जो भी कमियां रहेंगी एक शिक्षक भली भांति समझ पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कक्षा के जो सीटें होती हैं उसमें कील निकली होती है, तो वो सब चीज़ें भी शिक्षक को माली को बुला के मरम्मत वगैरह करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब भी कोई भी असुविधा नहीं होने पाती है, कभी कभी ऐसी कील वगैरह की वजह से छात्रों के ड्रेस भी फट जाते हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक शिक्षक को ध्यान रखनी चाहिए। और हमेशा ऐसे कुछ भी अवरोध तत्व, एक तरह से जैसे कहीं पर कोई भी चीज़ टूटी फूटी ना पड़ी हो या फिर कोई कील ना निकली हो बाहर जिससे बच्चों को चोट लग सके, तो इन सब चीज़ों का शिक्षक को ही ध्यान रखना पड़ता है। और कहीं पर भी गंदगी ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि किसी भी तरह का क्लास में जो क्लास का जो वातावरण वो गंदगी भरा ना लगे, या फिर क्लास में जो भी क्लास में हवा प्रॉपर आती जाती रहे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना एक शिक्षक का ही कर्तव्य होता है। नंबर 4 पर हम देखें पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन। अधिकांश अध्यापक पाठ्य वस्तु की समाप्ति को ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ बैठते हैं, जो उचित नहीं है। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, और यह सर्वांगीण विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि शिक्षक विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन नहीं करता है। इस दृष्टि से शिक्षक का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह क्रियाओं के आयोजन पर भी विशेष रूप से ध्यान दे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन की, तो एक शिक्षक का ये दायित्व है कि अगर उसके जो भी पाठ्य वस्तु है वो अगर समाप्त हो गई तो उसका ये मतलब नहीं कि उसका कर्तव्य अब पूरा हो गया, बल्कि वहाँ पर एक शिक्षक को पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर भी छात्रों के लिए समय निकालना चाहिए और छात्रों को उसके लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। नंबर 5 पर हम देखें सामाजिकता एवं नागरिकता की शिक्षा प्रदान करना। अध्यापक को चाहिए कि वह अपने छात्रों को सामाजिकता एवं नागरिकता की उचित शिक्षा प्रदान करे। उसे अपने छात्रों को समझाना चाहिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे स्वयं को एक श्रेष्ठ नागरिक सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। उसे यह भी आभास कराना चाहिए उसे अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा तो करनी ही है, साथ ही उसे इसे समृद्ध बनाने में स्वयं का महत्वपूर्ण योगदान भी देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें एक शिक्षक को अपने पाठ्य वस्तु के साथ साथ छात्रों को हमेशा ये अवगत कराते रहना चाहिए कि वो एक सामाजिक प्राणी हैं, साथ ही वो देश के एक भावी नागरिक हैं। तो उन्हें हमेशा इस तरह के बोध कराने से एक तरह से उनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा और वो अपने समाज में जो भी धार्मिक रीति रिवाज परंपराएं हैं वो उनको मानेंगे और साथ ही अपने सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा भी करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट है नंबर 6 पर व्यावसायिक जानकारी प्रदान करना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के साथ साथ शिक्षक का एक महत्वपूर्ण दायित्व यह भी है कि वह अपने छात्रों को समय समय पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श भी देता रहे। छात्रों के समक्ष शिक्षक ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे वह अपनी हर समस्या पर खुलकर विचार विमर्श कर सकते हैं और इस दृष्टि से अध्यापक को स्वयं ही पहल कर छात्रों को विभिन्न प्रकार की
व्यावसायिक जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें व्यावसायिक जानकारी प्रदान करने की, तो एक शिक्षक का ये दायित्व है कि वह अपने छात्रों को समय पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श भी देता रहे। तो दोस्तों एक तरह से एक शिक्षक अपने छात्रों की जो भी उपलब्धियां हैं वो और जो भी उनके अपने गुण हैं, वो जिस विषय में रुचि रखते हैं उसके विषय में एक शिक्षक से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो एक शिक्षक को हमेशा ये परामर्श देना चाहिए कि वो किस व्यवसाय को अपनाए, किस तरफ उनका रुझान होना चाहिए, इस तरह के उनको निर्देश देते रहना चाहिए। और साथ ही अगर हम बात करें तो इस विषय में खुलकर विचार विमर्श भी करने चाहिए। और इस दृष्टि से अध्यापक को स्वयं भी पहल करनी चाहिए कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक जानकारी उपलब्ध कराने के विषय में। तो दोस्तों छात्रों को हमेशा अलग अलग व्यवसाय के बारे में भी बताना चाहिए कि इस व्यवसाय के क्या लाभ हैं और इनसे हम क्या कर सकते हैं, देश के लिए हम इसमें क्या योगदान कर सकते हैं। तो एक तरह से शिक्षक के माध्यम से छात्र उन चीज़ों को अच्छे ढंग से समझेंगे। दोस्तों आज भी मुझे याद है कि जब हम लोग इंग्लिश का लेक्चर, हमारे जो राकेश सर थे जिसका लेक्चर देते थे, तो वो हमेशा ये कहते थे कि बेटा आप मुझे बताओ कि आप बनना क्या चाहते हो, चोर, बदमाश, डाकू, वकील। तो सारे बच्चे हंसने लगते थे, लेकिन एक्चुअल में एक शिक्षक यही है जो अपने बच्चों को जो वो चाहे वो बना दे। क्योंकि एक गुरु वास्तव में गुरु तभी होता है उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में वो सफल होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।